नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3:30 बजे चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और जिसमें यह माना जा रहा है कि आज कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं जिसमें तारीखों का ऐलान संभव है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ सख्तियां बढ़ती जा सकती हैं और चुनाव की रूपरेखा क्या होगी इस बारे में भी कुछ आज बड़े बयान सामने आ सकते हैं और देखना ये होगा कि क्या चुनाव होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का दौरा किया, वहां के नेताओं से बातचीत की और सभी ने एक सुर में कहा था कि चुनाव समय पे होने चाहिए। चूंकि अब चुनौती ये है कि लगातार पिछले एक हफ्ते में मामले जो है वो करीब 2 से 4 गुना 6 गुना मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि ऐसे हालात में चुनाव कैसे अच्छे से संपन्न कराया जाए। तो आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रदेश की निगाहें हैं और ये माना जा रहा है कि आज 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें तारीखों का ऐलान हो सके, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 3:30 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग बैठक दर बैठक कर रहा है। 5 राज्यों में जाकर उन्होंने ग्राउंड जीरो पर एक एक चीज को समझा, नेताओं से बात की, वहां के चुनाव आयोग की टीम से बातचीत की, तमाम जो वहां के जो बड़े अधिकारी हैं डीएम-एसपी उनसे हर चीज को समझा और हर पहलुओं पर गौर करने के बाद दिल्ली में आने के बाद फिर वो स्वास्थ्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई, नीति आयोग से भी मुलाकात हुई। तो इन तमाम मंथन के बाद अब ये खबर आ रही है कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, नमित हमारे साथ दिल्ली से हैं। नमित, अब ये माना जा रहा है कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरे देश की निगाहें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। तो माना जाए कि आज 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें तारीखों का ऐलान हो सकता है या कुछ और सहूलियत को लेकर भी बातचीत हो सकती है। देखिए अंजलि, 2 बातों पर संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये तो मुकर्रर हो गया है कि 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा, लेकिन क्या चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी किया जाएगा या फिर चुनावों की तारीखों को बाद के लिए टाला जाएगा? ये 2 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब 3:30 बजे ही मिल पाएगा। और अगर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाता है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि नामांकन कब से कब तक होगा, चुनाव का परिणाम कब होगा, चुनाव कितने फेज में होगा, उसके बाद पार्टियों पर जिम्मेवारी आएगी। और क्योंकि इसके साथ साथ चुनाव आयोग जो एसओपी है नई चुनाव को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, वो भी जारी करेगा कि आखिर क्या तमाम जो रैलियां हैं, प्रचार प्रसार है, वो वर्चुअली रूप से किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो पार्टी के सामने अब चुनौती होगी कि पार्टी के जो लोकल स्तर पर कार्यकर्ता हैं वो कैसे वहां पर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, जो पार्टी की योजनाएं हैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कैसे लोगों को और जन जन तक अपनी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं वो अपने लोकल कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र देंगी कि आप कोरोना की नई गाइडलाइंस है, इसी के तहत हमें प्रचार प्रसार करना है, तो आप सोशल मीडिया के तहत लोगों तक हमारी योजनाओं को पहुंचाइए। अब दूसरी बात पर आते हैं कि आखिर जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं यूपी के अंदर 7 से 8 फेज में चुनाव आयोग जो है चुनाव करवा सकता है। मणिपुर और गोवा की बात करें, क्योंकि ये काफी छोटे राज्य हैं अंजनी, यहाँ पर 1 फेज में चुनाव हो सकता है। उत्तराखंड की बात करें, वहां पर 70 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर 2 फेज में चुनाव हो सकता है। हालांकि केवल ये सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक। पंजाब की बात करें तो वहां से 2 से 3 फेज में चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। तो ये छनकर बातें फिलहाल सामने आई है, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी नहीं की गई है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के लिए बेहद एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिन तारीखों का ऐलान किया जाएगा उन तारीखों के अंदर वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि कैसे चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन चुनावों को संपन्न कराया जाए। ठीक है, बाकी भी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर दे तो कितने तैयार हैं ये राज्य। नीरज और कुलवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और जैसा कि अभी उत्तराखंड में ये बात सामने आई कि वहां पर एसओपी जारी की गई कि 16 तारीख तक सभी चुनावी रैलियां, सभाएं, उस पर रोक लगा दी गई है। तो अब जो चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, ये माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होगा, लेकिन कड़ी पाबंदियों के बीच
नीरज। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों से अलग है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों से अलग है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, 55, तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर हम बात करें अन्य जो 4 राज्यों में चुनाव है उनको लेकर बहुत बड़ी संख्या है, तो लिहाजा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है वो भी किस तरह से फैल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार वो संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर जो छोटे मोटे जिले हैं वहां तक ये संक्रमण फैल रहा है। तो अब आने वाला चुनाव किस तरह से कराया जाएगा, किस तरह की जो गाइडलाइंस है वो होंगी, और इसके अलावा किस तरह की नई पाबंदियां लगाई जाएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस चुनाव में तमाम लोग संक्रमित हो गए, अगर हम रैलियों की बात करें, जो बड़े दल हैं उन्होंने अपनी बड़ी रैलियां तो स्थगित कर दी है, लेकिन छोटे पैमाने पे छोटी छोटी। नीरज, आपको याद होगा जब पंचायत चुनाव हुआ था, जो कि हम लोग उस वक्त गांव में ही थे, चुनाव के बाद जो चुनाव में ड्यूटी में कर्मचारी लगाए गए थे, बड़ी संख्या में लोग कोविड के चपेट में आए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। वो भी आंकड़े हमारे पास हैं, उसको भी ध्यान में रखेगा चुनाव आयोग। हालांकि कई आंकड़े छुपाए गए थे, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई थी जो चुनाव ड्यूटी में थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, जो बड़ी रैलियां हैं वो तो स्थगित हो गई हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जगहों पर नुक्कड़ सभाएं या जो छोटे कार्यक्रम रखे जाते हैं जो लोकल लीडर्स के द्वारा, वहां पर 500,000 की भीड़ होती है। तो ये भीड़ भी काफी है। अगर उसमें से 10 आदमी भी संक्रमित हैं तो वो सभी को वो कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़ी रैली स्थगित कर देंगे और छोटी छोटी जो जनसभाएं हैं वो अगर जारी रहेंगी तो कोरोना का संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहेगा। और लिहाजा ये स्थिति भी आने वाले वक्त में आ सकती है कि अगर चुनाव आयोग ने तारीखें भी घोषित कर दी और स्थिति अगर कोरोना की पिछले बार की तरह अगर बेकाबू हो गई तो उसे बदलना भी पड़ सकता है। तो इस समय बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है कि आम आदमी अगर सुरक्षित रहेगा तभी वो लोकतंत्र के इस कुलवीर आपके पास आएगा। कुलवीर आपके पास आएंगे। यूपी का उदाहरण मेरे पास है, क्योंकि उस वक्त मैं खुद यूपी में था जब पंचायत चुनाव हो रहे थे। भाई देखिए, जो चुनाव ड्यूटी में लोग तैनात थे, जो बूथ पर तैनात थे, वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किसी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में हमने देखा था कई बूथ पे तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया था और बड़े पैमाने पे लोग कोरोना के चपेट में आए थे और बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। तो एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि जो हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, जो चुनाव कराने वाली टीम है, उनको सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित मतदान कराया जाए। ये बड़ी चुनौती होगी। कुलवीर, देखिए बिल्कुल वो तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा और तमाम इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जिससे न केवल जो स्टाफ है, जो पोलिंग स्टाफ होगा वो सुरक्षित रहे, बल्कि मतदाता भी जो है वो सुरक्षित रहे। ये सुनिश्चित किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। और पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब के ये कहें कि अभी तक कोरोना की वजह से 16,000 से भी अधिक मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं और 6.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं संक्रमित पंजाब में हो चुके हैं कोरोना से। और अभी का जो आंकड़ा है 9,000 के आसपास है जो एक्टिव केस हैं। तो यानी पंजाब में भी एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा यहाँ पर भी वो तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो सख्ती से लागू करने होंगे जो कि कोरोना के लिए जारी किए गए हैं। नमित, एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि ये जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, जो चुनाव में ड्यूटी जिनकी लगती है, उन लोगों को ये भरोसा दिलाना कि नहीं भाई आप चुनाव में जाओ, आप सुरक्षित रहोगे। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था पंचायत चुनाव में जो आंकड़े आए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। मैक्सिमम बूथ पे जो लोग तैनात थे वो कोरोना की चपेट में आए थे, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। तो एक दिल में डर है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल लोगों से बात भी किया था तो लोग डर रहे थे, लेकिन उनको एक डंडे का डर था कि भाई हमारी मजबूरी है, ड्यूटी पर हमको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में उनको भरोसे में लेना और चुनाव ड्यूटी पे लगाना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए बिल्कुल चुनौती इसलिए होगी क्योंकि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर भी अब पिछले 2 दिन की बात करें तो कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा केसेस आए हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का आज ऐलान कर देता है तो जो अगर हम चुनावी सेंटर पर बात करें जहां पर मतदान होता है, वहां पर जिन लोगों की ड्यूटी लगती है या फिर जो लोग वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर जो हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, उन लोगों को आखिर अगर चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तो क्या 10 जनवरी के बाद में उन डेट के बीच में कितना गैप रहेगा, कितने दिन का गैप रहेगा, और क्या उस गैप के अंदर सभी कोरोना वॉरियर्स को जो बूस्टर डोज की बात आ रही है क्या वो बूस्टर डोज दे दी जाएगी
ये भी सबसे बड़ा सवाल है अंजनी, क्योंकि 10 जनवरी के बाद बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती होगी कि सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों पर रखें जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और जो वहां पर कोरोना वॉरियर हैं, जो कि मतदान के लिए ड्यूटी पर रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग में रहेंगे, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर रहेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती होगा कि जितने दिन का गैप 10 जनवरी के बाद चुनाव की तारीखों के बीच में होगा, उस दौरान उस गैप में सभी कोरोना वॉरियर्स को बूस्टर डोज भी लगवाई जाए। नीरज, देखिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है और ऐसे में वोटर लिस्ट को तैयार करना और उसमें जो लोग ड्यूटी में लगते हैं, जिन लोगों को ड्यूटी लगाए, तमाम वो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग होते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग, वो लोग होते हैं। तो अगर जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली उनको बूस्टर डोज, जिन्होंने एक डोज लगवाई या कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सबसे पहले उनको वैक्सीनेटेड किया जाए। ये एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जी हाँ, देखिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका खतरे का काम है और वो लगातार चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं। लेकिन जितनी सुरक्षा इन वॉलंटियर्स की है जो लोग चुनाव कराते हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती आम आदमी को भी वैक्सीनेट करने की है। हर एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित हो सकता है या हो चुका है, उसकी भी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। न केवल उन लोगों को जो पहले पायदान पर हैं, बल्कि उन लोगों को भी वैक्सीनेटेड करना पड़ेगा हमें जो आखिरी पायदान का व्यक्ति है। यानी कि संपूर्ण प्रदेश को पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त करना पड़ेगा और सभी को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अगर ये नहीं हो पाता तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का जो उत्सव हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर रह जाएगी। अगर वैक्सीनेशन में कमी रह गई या फिर कोरोना संक्रमण फैल जाता है या बढ़ जाता है, जिस तरह की लगातार हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के लिए भी मुश्किल होगी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी मुश्किल होगी और साथ ही चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। नीरज, एक चीज हमने देखा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुझाव दिया था चुनाव आयोग को, प्रधानमंत्री मोदी को भी, कि हो सके तो आप चुनाव कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त खुद यूपी में गए, सभी पार्टी के नेताओं से बातचीत की और उन्होंने जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि सभी दल के नेताओं से हमारी बात हुई, हर कोई ये चाहता है कि तय वक्त पर चुनाव हो। यानी अब हम यूपी की सभी पार्टियों की बात करें तो वो लोग अपने लेवल से कितने तैयार हैं, क्योंकि चाहता तो हर कोई है कि समय से चुनाव हो, लेकिन पार्टियां, चूंकि सारा कुछ हम चुनाव आयोग के भरोसे नहीं सकते, पार्टियां अपने लेवल पर कितनी तैयार हैं चुनाव के लिए। देखिए पार्टियां तो बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि 5 साल से वो लगातार तैयारी कर रही थी। जो विपक्ष में बैठा है उसे सत्ता पाने की जल्दी है, जो सत्ता में है उसे सत्ता बचाने की जल्दी है। लेकिन जो आम आदमी है, जिनके भरोसे ये पूरा कार्यक्रम चलता है, जिनके भरोसे ये लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है, अगर वो तैयार नहीं होंगे, वो अगर कोरोना संक्रमित होंगे तो सोचिए समस्या कितनी बड़ी हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। हालांकि हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, जो सलाह उन्होंने दी थी, तो ये भी कहा गया जो राजनीतिक दल है कि जो जज है वो सलाह नहीं दे सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आदेश देने के लिए बैठे हुए। तो उनके ऊपर भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। अगर समय पर चुनाव नहीं होंगे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ता दल जो पार्टी है उसे हो सकता है। तो सभी लोग अपनी अपनी जमीन 4.5 साल से तैयार कर रहे थे, अब वो जमीन तैयार हो गई है, तो कहीं कोरोना के चक्कर में वो जमीन फिसल न जाए, इस चक्कर में सभी चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों में हमने कोरोना का संक्रमण फैलते हुए देखा है, उसने सारी बातों को अलग रख दिया है। अगर 1 महीने पहले की बात करें तो कोरोना का संक्रमण बिल्कुल अगर कहा जाए तो 0 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन इस बीच इतनी तेजी से बढ़ा है। जो आंकड़ा 3 और 4 राजधानी लखनऊ में हुआ करता था, आज वो 600 के ऊपर चला गया है मात्र 1 हफ्ते के अंदर। और अगर यही रफ्तार रही तो सोचिए क्या हो सकता है आने वाले वक्त में। तो ये बहुत जरूरी है, चुनाव आयोग को ये देखना होगा और इसी आधार पर जो चुनाव की तिथि है वो घोषित होगी। कुलवीर, आपके पास आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब में सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, इधर मैदानों में बारिश हो रही है, माहौल में एकदम ठंडी है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। लेकिन जो सियासी पारा है वो पंजाब में बेहद गर्म हो गया है। देखिए पिछले कई दिनों से लगातार ये कहें कि 2-3 दिनों से बारिश भी पंजाब में हो रही है, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। लेकिन
सियासी जो गर्मी है उसका कोई असर जो है मौसम का नहीं पड़ा है, बल्कि सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जो 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है पंजाब में, उसको लेकर राजनीतिक पारा और भी उफान पर है। और अब क्योंकि आज ये संभव है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, तो और भी पार्टी जो है पंजाब की राजनीतिक पार्टी जो है वो और भी गहरा पकड़ जाएंगी और भी अपनी मुहिम को गति दे देंगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कोरोना काल में और कोरोना जब पीक पर पहुंच रहा है, उस समय में वोटर्स की सुरक्षा जो है वो उसकी फिक्र कौन करेगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टी आपने देखा होगा कि हम समय समय पर आपको जो विजुअल्स हैं वो भेजते रहते हैं कि पंजाब में किस तरह से रैलियां जो चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन ना तो 2 गज की दूरी की कोई फिक्र जनता को है, ना ही नेताओं को है। कुलवीर, आपने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसपे मुख्यमंत्री साहब खुद डांस कर रहे थे और किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था, और उसके बाद वहां से निकल के फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई कोविड का पालन करिए, गाइडलाइंस का पालन करिए। जब मुखिया ही पालन नहीं करेगा तो बाकी लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, मुखिया इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके ऑफिस के 2 लोग जो है वो संक्रमित आए थे। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया था। हालांकि आज उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। भगवान उनकी आयु जो है अब तो उनके परिवार के कुछ लोगों की भी खबर आ गई कुलवीर, उनके परिवार के भी कुछ लोग संक्रमित पाए गए। जी बिल्कुल, इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं पंजाब से भी। ना केवल जनता बल्कि बड़े नेता भी जो हैं वो चपेटे में आ रहे हैं। सांसद प्रनीत कौर जो है वो उनकी परसों ही रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आम लोगों रोहित के पास चलते हैं। कुलवीर, रोहित, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर देगा, तमाम सहूलियतों का हो सकती है आज ऐलान हो, कुछ पाबंदियां लगाई जाए, लेकिन जो नेताजी लोग हैं, जो हमारे तमाम जो माननीय हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनकी क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ आके भाषण देंगे कि भाई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए? हम देख रहे थे, लगातार हम विजुअल भी दिखा रहे थे, चाहे वो बीजेपी की रैली हो, चाहे वो कांग्रेस की रैली हो। अभी थोड़ी देर पहले जो आपकी रिपोर्ट में दिखा रहा था उसमें नितिन गडकरी जी हैं, धामी जी हैं, कोई भी मास्क नहीं लगाया है। उधर हरीश रावत की जो सभा थी उसमें भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। तो जब ये माननीय ही जागरूक नहीं है तो लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? अंजलि, यहाँ पर जो की पहले बात करें तो चुनाव आयोग भी इस समय दुविधा में है। क्योंकि एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मताधिकार का प्रयोग करें, और ऐसे में अब कोविड के जो मामले हैं लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी बढ़ते जा रहे हैं। अब एक दिन पहले की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 650 के करीब मामले थे। राजधानी देहरादून में अकेले 250 के करीब मामले आए थे। कल जो शाम को हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें 814 पूरे प्रदेश में मामले आए। राजधानी देहरादून में 325 ही आंकड़ा पहुंच गया। तो ये समस्या तो अभी विकराल है। और अगर प्रदेश के तमाम नेताओं की बात करें तो सतपाल महाराज जो कि प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने पौड़ी में अभी पिछले 15 दिन में विशाल जनसभाएं, रैलियां की, तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब ये खबरें आ रही, 2 दिन पहले ये खबर आई कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए। इसके पहले भी वो जो कोविड की जब दूसरी लहर आई थी उसमें कोविड पॉजिटिव हुए थे, उनकी धर्मपत्नी भी कोविड पॉजिटिव हुई थी। तो लगातार जो है कांग्रेस के अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया था कि प्रियंका गांधी ने अपनी तमाम जो रैलियां, जनसभाएं रद्द कर दी हैं। और हालांकि अगर बीते रोज की बात करें तो बीते रोज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह उत्तरकाशी में थे, रोड शो उन्होंने भव्य निकाला और सैकड़ों की संख्या में जो वहां की जनता है उस रोड शो में वो शिरकत करने पहुंची। तो साफ तौर पर अगर करनी और कथनी में अंतर होगा तो इसका खामियाजा साफ तौर पर जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और तमाम जो चुनाव के बीच में इस समय पत्रकार वार्ताएं होती हैं, प्रेस वार्ताएं होती हैं, उसमें भी बहुतायत संख्या में पत्रकार, कैमरा पर्सन, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। तो इस चीज को भी चुनाव आयोग को ध्यान में रखना होगा, तभी जाके इन तमाम जो कोविड के मामले हैं इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नीरज, यूपी की बात करें तो लगातार यूपी की भी हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। जो रैलियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, जो रोड शो हो रहे हैं, उसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हमने ये देखा जब चुनाव आयोग की पीसी हुई थी, उन्होंने कहा था कि लोगों को जागरूक करना है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। और मीडिया से, नेताओं से, सबसे उन्होंने अपील की थी भाई आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। लेकिन जो हमारे माननीय हैं, जब वही लोग पालन नहीं कर रहे, हमने देखा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तमाम लोग जो बड़े माननीय जो रैलियों में जाते हैं तो वो खुद ही मास्क कुछ नहीं लगाते हैं, उनके अगल बगल के लोग भी नहीं लगाते हैं। तो कैसे आप आम मतदाताओं को जागरूक कर पाएंगे? क्योंकि ये जो चुनाव होना है, अगर आज तारीखों का ऐलान होता है तो काफ़ी
हम उस दौर में हैं जब हमको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब माननीय ही इस तरह का काम करेंगे तो आम जनता पर वही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो उनके रोल मॉडल होते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी बात कर लें, या अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ में उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा की थी और उसमें भी वो नजर आए थे। और जिस तरह से वो बिना मास्क के लेकर और तमाम लोगों से मिल रहे थे, वो तमाम विजुअल्स भी सामने आए। और उसके बाद वो यहाँ से जाते ही पता चला कि वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो सोचिए कि किस तरह से जो माननीय है वो खुद नियम की धज्जियां उड़ाते हैं, और साथ ही साथ अधिक से अधिक भीड़ हो, उसकी फोटो अपॉर्चुनिटी हो, उस फोटो को वो अपने सोशल साइट्स पर डालकर ये बताने की कोशिश करें कि देखिए हमारे साथ कितनी भीड़ है। तो एक प्रतिस्पर्धा जो है ये कहीं ना कहीं बहुत घातक सिद्ध हो रही है इस चुनाव में, खास तौर पर जब कोरोना संक्रमण है। अगर हम एक वीडियो, एक फोटो के लिए, उसको ट्वीट करने के लिए, उसको सोशल साइट्स पर डालने के लिए हम भीड़ इकट्ठा करते हैं और हम संक्रमित हो जाते हैं, तो हम तो 5 स्टार में भर्ती हो जाएंगे, हमारे लिए 7 स्टार और 3 स्टार्स जो हॉस्पिटल हैं वहां हो जाएगी व्यवस्था। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आपको सुनने आई है, जो रैली में आपको देखने आई है, आपको हाथ हिलाने आई है, वो अगर संक्रमित हो जाएगी तो वो CSC, PSC ऐसे तमाम छोटे मोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, स्कूल में, कॉलेज में, वहां पर उसको डाल दिया जाएगा। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा है कि किस तरह की स्थिति आम जनता के साथ बनी, कहीं ऑक्सीजन की कहीं कमी और कहीं किसी तरह की। तमाम जो विधायक थे उनकी मृत्यु हो गई, कुछ मंत्रियों की भी मृत्यु हो गई, चाहे चेतन चौहान हो, चाहे कानपुर के एक मंत्री हो। तो इस तरह तमाम लोगों की इस तरह इस कोरोना में मौत भी हुई। और उससे भी अगर अभी हमने कुछ सीख नहीं लिया और रैली लगातार इस तरह जारी रखी तो आने वाला समय बिल्कुल बहुत मुश्किलों भरा होगा, न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी। नमित, तमाम ये जो संभावना है उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली कि भाई क्या मुश्किलें हैं और किन चुनौतियों का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, सभी पार्टियों को करना पड़ेगा, हमको आपको एक एक मतदाता को करना पड़ेगा। लेकिन पार्टियों की चिंता अलग है। बीजेपी की चिंता यह है कि भाई 5 राज्यों में चुनाव है, 4 पे उनके एनडीए की सरकार थी, उस पर दोबारा से उस इतिहास को दोहराना। विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी ये कवायद है कि भाई इस बार अब जैसे तैसे करके हम सत्ता में वापसी करें। तो अब से चुनाव अगर आज ऐलान हो जाता है, इसके बाद से फिर ये भी रस्साकशी शुरू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तो उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति बनाने में जुट जाएंगी। और खासतौर पर जैसा आपने जिक्र किया कि 4 राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी की चाहेगी कि अपनी चारों राज्यों में किले को बचाने की कोशिश की जाएगी। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं अंजनी, और लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में यूपी के अंदर दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और तमाम जो लीडर्स हैं वो पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे। क्योंकि पिछले अगर हम 26 दिसंबर से 31 दिसंबर की बात करें तो तकरीबन 7 दिनों तक जो बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हुई थी। इसके अलावा बात करें तो कि बाकी जो चुनावी राज्य हैं, उत्तराखंड है या फिर पंजाब है या गोवा, मणिपुर है, वहां पर भी बीजेपी ने रैलियां की हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश वहां की रैलियां कम है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी जो है अपना किला बचाने की कोशिश करेगी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें अंजनी ये है कि जैसा आपने कहा कि अगर कोरोना के केसेस जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां पर बढ़ते हैं तो वहां पर जो लोग होम आइसोलेट हैं वो आखिर वोट डालने कैसे जाएंगे, ये एक दुविधा है। तो यहाँ पर एक रास्ता हो सकता है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना सकता है। हाल ही में आपने देखा था कि शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधार बिल को पास कराया गया था। यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करने वाला एक बिल जो है वो पास किया गया था। और आपको पता है कि सभी का आधार कार्ड जो है वो उनके फोन नंबर से लिंक हो चुका है। तो ऐसे में क्या कोई चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेट हैं, तो क्या वो अपने घर बैठकर फोन नंबर से अपना वोट डाल सकते हैं? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो छन छन कर निकल कर सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि 3:30 बजे क्या बातें निकल के आती है। कुलवीर, आपके पास आएंगे क्योंकि सारी संभावनाओं पर हमने बात की, लेकिन अगर हम पंजाब की सियासत की मौजूदा हालात की बात कर ले तो 2017 से इस बार माहौल काफी बदला हुआ था। वो दौर था जब गठबंधन जो है एनडीए का था, एनडीए में बिखराव हो गया। अब देखिए, अब बीजेपी नए साथियों के साथ जा रही है, कांग्रेस अलग है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एंट्री की और ऊपर से जो निकाय चुनाव में थोड़ी जीत हुई उनकी, उससे वो काफी उत्साह में है। तो इस बार जो पंजाब का सियासी गणित है वो कुछ अलग लेवल का होने वाला है।
देखिए बिल्कुल पंजाब का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार अपने दम पर अकेले ये कहें कि उसने अकेले उतरने का निर्णय लिया था श्रोमणी अकाली दल से हटकर, उससे नाता जब उसका टूटा। हालांकि बाद में उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा का साथ मिला। अब आगे बढ़ रही है, ये प्रयोग हुआ जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए नया प्रयोग होगा, किस तरह का परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि चुनौतियां जो है वो सबसे बड़ी किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में ही भारतीय जनता पार्टी के सामने है। तो ऐसे में यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ चुनौती बहुत बड़ी है। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस जो है वो सत्ता में जरूर है, लेकिन जो वोट मांगने जा रही है ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है कांग्रेस के लिए कि 4.5 साल की नहीं बल्कि चन्नी का जो कार्यकाल शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक का वो कार्यकाल जो है उसमें अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा भी इसी आरोप में गया कुर्सी से कि उन्होंने 4.5 साल भी कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए चलिए, सभी 5 राज्यों में कुलवीर जो चुनाव है, जो लड़ाई है, बड़ी दिलचस्प होने वाली है और हर राज्य के अपने अपने समीकरण हैं।